हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अब अपना मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम इससे पहले की वीडियो में बंगाल विभाजन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग दो तीन चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से एक है आपका कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, दूसरा कांग्रेस का विघटन और मुस्लिम लीग की स्थापना। ये तीन टॉपिक को हम लोग आज अपना कवर करेंगे। तो ठीक है, फिर चलिए हम लोग चलते हैं, अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होगी तो आप लोग मुझसे बोलिएगा। ठीक है। कोई चीज़ अगर पूछनी हो या कुछ बताना हो तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज कंप्लीट करेंगे कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, ठीक, जो 1906 में हुआ था ये घटना। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था ये हुआ था 1906 में, और इसके जो मुख्य रीजंस जो थे वो क्या थे। देखिए, इस अधिवेशन में इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के ये अधिवेशन हुआ क्या था। इसमें अध्यक्ष के पद को लेकर के उदारवादियों और उग्रवादियों में विवाद हो गया था। ये जो कांग्रेस का ये जो अधिवेशन है 1906 में होने वाला कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें इस अधिवेशन में कौन व्यक्ति अध्यक्ष पद पे आएगा, इस बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। किसमें हुआ था? उदारवादियों में और उग्रवादियों में ये विवाद शुरू हो गया था। ठीक है। और ये जो विवाद हुआ था, ये विवाद धीरे धीरे गहराता ही चला गया। ये विवाद रुका नहीं, ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, ये विवाद गहराता चला गया। इसके बारे में चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि जब ये हुआ था आपका, तो इसमें क्या हुआ था ना कि आपका अंत में क्या हो गया था। इस विवाद को लेकर के अंत में दादा भाई नौरोजी को चुना गया अध्यक्ष के रूप में। ये डिसीजन लिया गया कि क्यों ना हम लोग दादा भाई नौरोजी को ही अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। ये देखते हुए इनको चुना गया। और सबसे अहम बात है ना कि इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने क्या हुआ था। इस अधिवेशन में तो उग्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन, इन चार प्रस्ताव को पास करवा लिया था। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि ये जो उदारवादी और उग्रवादी थे, इनमें मतभेद का एक मेन कारण ये भी बन रहा था। ये दोनों ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, दोनों ही कांग्रेस के नेता थे, उदारवादी उग्रवादी, परंतु दोनों में ही इन चार बातों को लेकर के विवाद चल रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा था आपका कि बंगाल विभाजन को लेकर के आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि बंगाल जो विभाजन हुआ था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जिसमें दोनों में ही उन्होंने एक भाग में तो मुसलमानों की संख्या कम थी, पर दूसरे भागों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। इस चीज़ को लेकर के मुसलमान भी समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इस तरीके से दो भाग हो रहे हैं तो हो सकता है मुसलमानों को ज़्यादा सुविधा मिल जाए, उन्हें शिक्षा का अधिकार, उन्हें वे शिक्षित नहीं है, उन्हें लगता था कि वे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूती मिल जाएगी, वे शिक्षित हो जाएंगे, उनका विकास हो पाएगा। इसलिए मुसलमानों ने तो बंगाल विभाजन को बहुत ही खुले रूप से समर्थन दिया और स्वीकार भी किया। मैंने आपको बताया भी है इस वीडियो में कि मुसलमान जो थे इसके विरोध को लेकर के कभी नहीं सामने आए। उन्होंने इसके विरोध को लेकर कभी भी कोई आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके हित की चीज़ ये हो रही है। तो इस बात को लेकर के मुसलमान तो अपनी ओर से निश्चिंत थे, लेकिन ये जो इसमें उदारवादी जो थे नेता, उनका कहना था कि ये जो आप जो ये बहिष्कार का नारा ला रहे हैं, यानी कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उसे छोड़ दीजिए और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, भारत निर्मित वस्तुओं को अपनाइए। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपकी ये बात ये सिर्फ बंगाल विभाजन तक ही लागू होनी चाहिए, उनका ये कहना था। इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको बहिष्कार की जो बातें हैं वो हर जगह नहीं लेकर के आनी। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहिष्कार का नारा लेकर के आ रहे हैं और आप इसे पूरे भारत में फैला रहे हैं, सिर्फ बंगाल आंदोलन तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं, आप इसको पूरे भारत में फैला रहे हैं, तो ये देश में क्या हो जाएगा ना कि जो जनता अभी हम जागरूक हो रही है, अंग्रेज उसको दमन करना स्टार्ट कर देंगे। अंग्रेज ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि भाई अगर आप ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लोगों को जागरूक करके और इसी बहिष्कार से ही जोड़ दीजिएगा तो अंग्रेज का व्यापार रुक जाएगा। वो तो व्यापार की उनका मेन उद्देश्य तो व्यापार था, तो उनके व्यापार में दिक्कत आएगी। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो धीरे धीरे कांग्रेस इकट्ठा हो रही है, मुसलमान और हिंदू मिल रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए लोग चाहिए,
कोई भी चीज़ समुदाय अकेले नहीं हो सकता। लोगों का इतने बड़े देश भारत को इतना बड़ा जो मुद्दा लेकर लोग आगे आए थे कांग्रेस स्वतंत्रता का, उसके लिए इन्हें व्यक्तियों की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी। और अगर अंग्रेज जागरूक हो जाएंगे, वो जान जाएंगे कि हाँ ये लोग भारतीय जो है अब विरोध करने लगे हैं, तो अंग्रेज दमनकारी वाली नीति ले आएंगे, जिससे ये उनका जो विचार था, जो उनका आंदोलन था, वो वहीं रुक जाएगा। इसलिए नरमपंथी उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में ये एक मुद्दा भी आ रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों में मतभेद चल रहा था। और वे खुल के भी नरमपंथी जो थे ना, नरमपंथी नेता यानी उदारवादी नेता, खुल करके उग्रवादियों को रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर हमने रोका, अगर उनसे ये कह दिया कि आप ये विचार ना लाइए, आप अगर ये स्वदेशी विचार ना लाइए, बहिष्कार ना लाइए, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन, ये 4 चीज़ों को अगर आप नहीं ला रहे हैं, तो उग्रवादी फिर विरोध कर देंगे, जिससे क्या होगा, कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं दोनों ओर से वो रुक जा रहे थे, रुकने की वजह से ना वो खुल के विरोध नहीं कर रहे थे। तो अब हम जान लें कि ये स्वदेशी है क्या। एक्चुअल में ये स्वदेशी से उनका क्या तात्पर्य है। तो स्वदेशी यानी ऐसा, स्वदेश यानी अपना, जहाँ पे जो देश अपना हो, है ना, जहाँ पे हमारे हित की बातें होंगी, जहाँ हम अपने लिए कुछ कर सकेंगे, जो हो हमारे देश का हो, अपना हो। तो ये लोग चाह रहे थे कि ये देश हमारा हो, हमारी ही बातें यहाँ सुनी जाए, हर चीज़ हमारा अपना हो, अपने भारत के अंतर्गत चीज़ों का बनना हो, भारत में ही सब कुछ, सारी चीज़ें जो भी वस्तुएं हैं भारत की हों, ताकि भारत में लोग जो विकास कर सकें। ये स्वदेशी हो गया इनका। बहिष्कार क्या था? बहिष्कार यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, चाहे वो वस्तु हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी चीज़, हर एक चीज़ का बहिष्कार करना। राष्ट्रीय शिक्षा यानी क्या? विचार रहे थे कि विदेशी शिक्षा तो विकसित थी, विचार रहे थे कि राष्ट्र की भी शिक्षा का विकास हो, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, इस बात को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। और शासन यानी विचार रहे थे कि भारतीयों का भी शासन हो, भारतीय भी शासन में खुल करके भाग ले सकें, सिर्फ अंग्रेजों का शासन ना चले। ये 4 प्रस्ताव थे और ये चारों प्रस्तावों को उन्होंने पास करवा लिया था। किन्होंने? तो उदारवादियों ने। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने इस कोलकाता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी को स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने खुल करके पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज यानी जहाँ अपना राज हो, अपना शासन हो। ठीक है, दादा भाई नौरोजी चाह रहे थे कि हमारे देश में ना हर एक भारतीयों का राज चले, हर एक भारतीयों का अपना शासन हो, वो किसी और के शासन के तहत ना जिए। तो वो ये चीज़ तो सभी लोग चाह रहे थे, इसलिए स्वतंत्रता की बात आ रही थी। लेकिन खुल करके जो बोलने की बात आई, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इस बात को कही थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब बंगाल विभाजन हुआ 1906 ईस्वी में, तो उसी समय 2 गुटों में बांट दिया गया था पूरे बंगाल को, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो उस समय कहा जाता है ना कि एक टर्निंग पॉइंट था। बंगाल विभाजन जो था ना, वो मुसलमानों के लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम कर गया। उन्हें ये एहसास हुआ कि भाई इस देश में अगर हमें रहना है, तो मुसलमानों की जो संख्या कम है, अगर हम पूरी तरीके से हमें अच्छा से अधिकार नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाए। उन्हें यह एहसास होने लगा था। तो वे ना राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत करना चाहते थे, खुद को शिक्षित करना चाहते थे, और राजनीति में भी अपनी पकड़ रखना चाहते थे। इस वजह से मुसलमानों ने क्या किया, उन्होंने 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमान जो है वो मुसलमानों का शिक्षित व्यक्तियों का मंडल जो था, वो वायस राय लॉर्ड मिंटो से मिलने गया। कहाँ? शिमला में मिलने गया, अपनी इन्हीं हक की बातों को मांगने के लिए। उन्हें लगा ना कि हमारे अधिकारों की रक्षा अगर करनी है, तो हमें अंग्रेजों से ही इसका समर्थन लेना होगा। भारतीय जो है वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जो हिंदू है वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। तो उन्हें अपने लिए जो समर्थन दिख रहा था वो अंग्रेजों से दिख रहा था। इसलिए वो कहाँ चले गए? शिष्टमंडल कहाँ गए? तो लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला में चले गए। और जब वो शिमला गया, तो इस शिष्टमंडल ने क्या किया ना, इस शिष्टमंडल ने प्रांत 3 जगहों पे मांगी अपने लिए। क्या कहाँ? तो प्रांत में, दूसरा केंद्र में, और फिर स्थानीय निकायों में। मुसलमानों के लिए कहा कि हमें अलग से निर्वाचन के लिए एक व्यवस्था करी कि हमारा मुसलमान जो है उनका निर्वाचन का सुविधा जो है उन्हें अलग से मिले। इस बात की उन्होंने मांग किया। तीनों क्षेत्रों में, प्रांत में भी दीजिए, केंद्रों में भी दीजिए, और स्थानीय निकायों में भी दीजिए, ताकि मुसलमान जो है वो राजनीतिक दृष्टि से कैसे हो सके, मजबूत हो सके।
ढाका के जो नवाब थे वे सलीमुल्लाह, उनके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा हुई। ये जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, इन्होंने मुसलमानों को समर्थन दिया, ये दिखाते हुए कि हम आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग मिल करके एक लीग बनाइए जिसमें मुसलमान जो है अपने हितों की बात रखेगा और सब मिल करके उसके लिए मांग उठाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने ना मुस्लिम लीग की स्थापना की, और ये कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को। उसके बाद से इसका जो मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष जो थे बने, कौन बने? तो इसके अध्यक्ष बने मुश्ताक हुसैन, ठीक है। और संस्थापक कौन हुए थे? संस्थापक हुए सलीमुल्लाह, क्योंकि भाई इन्होंने ही मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। अच्छा, मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? वो हुआ था दिसंबर में 1960 में। कहाँ पे? तो कराची में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1960 में कराची में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ था? दूसरा अधिवेशन इसका हुआ था अमृतसर में, ठीक है। इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। और दूसरे अधिवेशन में ही अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई कि हमारे लिए जो निर्वाचन मंडल है उसके लिए अलग व्यवस्था करिए, और इसकी पूर्ति भी हुई। इसकी पूर्ति कब हुई? 1909 के पार्लियामेंट सुधार के द्वारा इसकी पूर्ति भी हो गई। उनकी मांगों को अंग्रेजों ने मान लिया, क्योंकि उन्हें तो चाहिए ही था ना, अंग्रेजों का तो कानून ही था, सोच ही था कि फूट डालो और शासन करो। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका था कि भारतीय और हिंदू और मुस्लिम में फूट पड़ जाए तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए शासन करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे क्या था कि अगर ज़्यादा संगठन हो गया तो अंग्रेजों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया। तो इस बात को तो जल्दी ही मानेंगे, इसलिए उन्होंने 1919 में, देखिए 1900 आपका, एक सेकेंड, हाँ, आप ये देख रहे हैं कि यहीं पे अभी 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर कब? तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की तो स्थापना ही हुई थी, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को अभी मुस्लिम लीग की स्थापना ही हुई, देख लीजिए। और इनको टाइम भी नहीं लगा, इतनी जल्दी इन्होंने इस मांग को मान भी लिया अंग्रेजों ने 1919 में, ठीक है। 2 साल के गैप में इन्होंने मुसलमानों की ये इच्छा पूरी कर दी। और जो कि भारतीय सभी मिल करके इतने सालों से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस इतनी बार, जब कांग्रेस का जो संगठन बन रहा था, तो कांग्रेस भी अपनी समय समय पे जो मांगे रख रही थी अंग्रेजों के सामने, वो सुन नहीं रहे थे, वे आसानी से दे नहीं रहे थे। उसके विरोध में उन्होंने कितने हमारे नेताओं को फांसी की सजा दे दी, कारावास दिया, ये कर रहे थे। लेकिन मुसलमानों की मांग इनको मानने में ज़्यादा समय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम मुसलमानों की मांग मान लेते हैं तो हमारे लिए, हमारे हित में ही होगा। मुसलमान और हिंदू में क्या हो जाएगा? फूट पड़ जाएगा, इससे इनका संगठन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने ये बात स्वीकार कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आगे के लिए कि हाँ, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की तो स्थापना होगी, पर इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, है ना। ये दिखाना चाह रही थी ब्रिटिश सरकार कि देखिए, हम आपके लिए प्रति सजग है, जागरूक है। आप जो हमसे इच्छा रखेंगे, हमसे जो मांगेंगे, हम आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। यही चीज़ ये ब्रिटिश सरकार दिखाना चाह रही थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार का ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य उनका यही था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों के अंदर कैसी भावना उत्पन्न होगी? निष्ठा की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है। और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। असलियत तो बात ये थी ही नहीं, सही बात तो यह है कि जो अंग्रेज थे वे कहाँ किसी मुसलमान के अधिकारों की रक्षा की बात करने वाले हैं। वे तो अपनी रक्षा की बात कर रहे हैं कि वो भारत में लंबे समय तक शासन कर सकें, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, दोनों के ऊपर शासन कर सकें, इसके लिए व्यवस्था कर रहे थे। इसके लिए उनकी तो राजनीति ही चल रही थी, फूट डालो और शासन करो का। तो उसमें ये सबसे बड़ा काम कर रहा था मुसलमानों के लिए। तो फूट क्यों ना डालें? तो उन्होंने क्या दिखाया कि मुसलमानों के हम राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए हम ये चीज़ लेकर के आ रहे हैं। परंतु ऐसा तो था ही नहीं। और तीसरा कारण क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना। वो चाह रहे थे कि जो मुस्लिम है वो कांग्रेस के प्रति उनके मन में घृणा हो जाए, ताकि हिंदू और मुस्लिम जो है वापस से इकट्ठा ना हो पाए और अंग्रेजों के लिए कोई मुसीबत ना बने। इसलिए वो ऐसा चाह रहे थे, और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो गया। तो ये चीज़, ये इनको बहुत ही आगे चलते बहुत अंग्रेजों को बहुत हितकर हुआ, और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अहित बना। तभी तो जाकर के भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया।
कहते हैं ना कि जब कोई आंधी आती है ना कहीं से, तो आंधी अपने साथ बहुत कुछ लेके आती है, बहुत राख लेकर आती है, बहुत गंदगी लेकर के आती है। तो बस अंग्रेजों का भारत आगमन एक आंधी ही तो था। यहाँ से अच्छी चीज़ों को उड़ा कर लेके चला गया और वहाँ से अपने अपने साथ जो बुराइयाँ लेकर आया था वो यहाँ ला करके छोड़ गया। इसलिए भारत की वो शांति और वो सुंदरता जो पहले थी वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गई। भारत एक ऐसा वाकई में अनेकता में एकता का देश था, तभी तो इतने लंबे समय से हिंदू मुसलमान साथ रहते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद एक सांप्रदायिक फूट पड़ गया, सब में धर्म और जाति को लेकर के एक जो विवाद था वो गहराता चला गया, वो रुका नहीं कहीं से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूरत में कांग्रेस का विघटन। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच मतभेद होने लग गया, क्योंकि नरमपंथी ये चाहते थे कि हर चीज़ों का सॉल्यूशन अगर हो तो शांतिपूर्ण रूप से हो, पर उग्रवादी क्या चाह रहे थे कि नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से ना हो, वे बहिष्कार पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। पर नरमपंथी क्या चाह रहे थे कि नहीं, ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है, पूरे देश में नहीं लागू, पूरे देश में लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है उसमें दिक्कत आ जाएगी, अंग्रेज जो है उसे दमन करने लग जाएंगे, एक बहुत ही बुरे बुरे नियम और कानून लेके चले आएंगे। अभी तो जनता इतनी संगठित भी नहीं हो पाई है कि देश को आज़ादी मिल सके, कोई काम हो सके। इसलिए नरमपंथी इस बात को चाह रहे थे कि बहुत ही आराम से और धैर्यपूर्वक काम किया जाए, कि करके आगे बढ़ा जाए। परंतु जो गरमपंथी लोग थे वे चाह रहे थे कि नहीं, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए हमें ना पूरे देश में जा करके ये स्वराज और बहिष्कार वाले जो भी चीज़ें हैं वो पूरे देश में फैलाना है। तो इन दोनों में फूट तो चली रही थी, साथ ही साथ अध्यक्ष पद को लेकर भी विवाद चल रहा था। इस सभी कारण का मिला जुला असर कब दिखा, इन सभी कारणों का मिला जुला असर दिखा 1907 में, जब सूरत का वार्षिक अधिवेशन हुआ सूरत में कांग्रेस का। उस समय उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में क्या हो गया, अध्यक्ष पद को लेकर फिर से विवाद हुआ। और हाँ, ये विवाद ना 1905 से चल रहा था। 1905 में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से ही ये विवाद शुरू हो चुका था, और इसका असर 1906 में भी हम लोगों ने देख लिया। 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ उस समय अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ, और अंततोगत्वा 1907 में जाकर के कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, इस विभाजन का परिणाम क्या हुआ, तो ये विवाद के कारण 1907 में कांग्रेस जो है वो सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, इसी विवाद के कारण से। और इस विवाद से क्या हो गया, इस विवाद का रिजल्ट आया कि जो कांग्रेस था वो दो गुट में बट गया, उग्रवादी और उदारवादी। अपनी सोच के कारण दो गुटों में बढ़ गया। हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही था, दोनों ही यही चाहते थे कि भारत को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आज़ादी मिले। फर्क इतना था कि उदारवादी शांतिपूर्ण रूप से चाह रहे थे, उग्रवादी इसे बस किसी तरीके से पाना चाह रहे थे। वो कहते हैं ना कि बाई हुक बाई क्रुक, आई थिंक है ना, बस वही चीज़ इसी तरीके से। तो इन लोगों का ये सोच था कि किसी भी तरीके से हमें चाहिए ना, लोहे के चने चबा लो चाहे जैसे चबाने हैं, उस हिसाब से इनका कहना था कि हमें तो हर हाल में आज़ादी चाहिए और जल्दी चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। तो जो उग्रवादी थे वे सूरत के अधिवेशन के समय कौन अध्यक्ष बना, तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। उग्रवादी थे तो वे चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। और उदारवादी किसे चाह रहे थे, तो उदारवादी चाह रहे थे कि रास बिहारी घोष को, किसे, तो रास बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, उदारवादी ये चाह रहे थे। ये अधिवेशन जो था ये 26 दिसंबर 1907 को कहाँ हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था। एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, ये जो सारे विवाद थे, इन सारे विवाद को लेकर कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था ये इसी समय हुआ था, सूरत अधिवेशन के समय में। अप्रैल 1908 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, जहाँ एक नियम के तहत उग्रवादियों को अगले 9 साल तक कांग्रेस में प्रवेश रोक दिया गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस विवाद का और इस विभाजन का रिजल्ट ये आया कि 1908 में कांग्रेस का फिर से अधिवेशन हुआ। कहाँ पे, तो इलाहाबाद में हुआ, और वहाँ पे एक संशोधन किया गया, एक नियम बनाया गया। उस नियम के तहत क्या किया गया, उग्रवादियों से कहा गया कि आप अगले 9 साल तक कांग्रेस में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया, वर्जित कर दिया गया। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने आज का अपना पूरा क्लास कंप्लीट कर लिया है।
आज हम लोगों ने ये जो जो भी चीज़ें पढ़ी, हम लोगों ने 3 टॉपिक आज अपना कंप्लीट कर लिया है। कोलकाता अधिवेशन कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन और मुस्लिम लीग, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग अपने अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो को देख लीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ बोलना है तो मुझे बताइए, कोई अपनी राय रखनी है तो भी बताइए, कमेंट करिएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसे नोट कर लीजिए, आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आप यूपी की में जो आने वाला वैकेंसी है टीजीटी का और पीजीटी का, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है सारा का टॉपिक, क्योंकि हिस्ट्री ना बहुत ही अच्छा पूछा जा रहा है। और अगर आपको ये सारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो है आपको उसके सारे इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहा, आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। तब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए और पढ़ाई जारी रखिए अपनी।